हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी दर्द से मोहब्बत तक का सफ़र भाग 3। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि काव्या किसी भी तरह अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती है, पर क्या वो अकेली ये सब कर पाएगी या कोई आएगा उसकी मदद के लिए। देखते हैं आगे के भागों में। मुंबई एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड करता है, जिसमें से एक बुजुर्ग और 2 नौजवान बाहर निकलते हैं। वो तीनों एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं कि तभी उनको देखकर एक आदमी दौड़कर उनके पास आता है। वेलकम सर, आपका अवार्ड फंक्शन कैसा रहा? धनंजय सर हेलो, देव सर हेलो, विवेक सर कैसे हैं आप दोनों? हम अच्छे हैं शर्मा अंकल, दोनों ने एक साथ बोला। आप कैसे हैं अंकल? मैं भी अच्छा हूँ बेटा। धनंजय मल्होत्रा मल्होत्रा एंटरप्राइजेस के मालिक हैं। देव मल्होत्रा और विवेक मल्होत्रा उर्फ विवकी दोनों उनके पोते हैं। धनंजय मल्होत्रा एक नेक दिल और बहुत ही मजाकिया अंदाज वाले इंसान हैं और बिजनेस में तो उनको कोई मात ही नहीं दे सकता। उनके घर में उनका बेटा महेश मल्होत्रा, उनकी बहू सरिता मल्होत्रा और एक बेटी रागिनी मल्होत्रा रहती हैं, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। और उनके दोनों पोतों से तो आप मिल ही चुके हो, और शर्मा जी उनकी ही कंपनी में जॉब करते हैं। ये बहुत सालों से मल्होत्रा एंटरप्राइजेस में काम कर रही हैं, इसीलिए ये धनंजय मल्होत्रा के बहुत खास हैं। उनको उनके चैरिटी वर्क के लिए दिल्ली में सम्मानित किया गया है, जहां से वो आज ही मुंबई वापस लौटे हैं। धनंजय मल्होत्रा: बहुत अच्छा रहा अवार्ड फंक्शन। शर्मा और घर पर सब ठीक हैं? और मैं 2 दिनों के लिए बाहर क्या चला गया? कसरत करना छोड़ दिया है क्या? देखो कैसे पेट बाहर निकल आया है। मुझे देखो बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, और अपने आप को देखो बिल्कुल कद्दू जैसे दिखने लगे हो। धनंजय जी शर्मा जी से इसी अंदाज में बात किया करते हैं। वो उनको बिल्कुल अपने फैमिली मेंबर की तरह ही रखते हैं। शर्मा जी शर्मा कर हंसने लगते हैं। धनंजय जी देखो ऐसे शर्मा रहा है जैसे मैं इसकी शादी की बात कर रहा हूँ। अरे मैं तुम्हारी बुराई कर रहा हूँ। तभी देव बोलता है, देव दादू घर चलें, माँ का 4 बार फोन आ चुका है, और आप शर्मा अंकल को गाड़ी में बैठकर ज्ञान दे देना। देव मल्होत्रा धनंजय मल्होत्रा का बड़ा पोता है। 6 फुट 2 इंच हाइट, हल्की भूरी आंखें, चेहरे पर हल्की बियर्ड शेव, मानो किसी फिल्म का हीरो हो, और अपने दादाजी और पापा के साथ उनका ऑफिस भी संभालता है। वहीं दूसरी तरफ विवेक मल्होत्रा उर्फ विक्की, ये देव से बिल्कुल उल्टा है। स्मार्टनेस में नहीं, काम में। सुबह देर से जागना, दोस्तों के साथ मस्ती, घूमना फिरना विक्की को बहुत पसंद है। अभी भी वो अपने दादाजी के साथ अवार्ड फंक्शन में सिर्फ इसीलिए गया था जिससे वह दिल्ली घूम सके और मस्ती कर सके। अभी कॉलेज में पढ़ता है, इसीलिए ऑफिस नहीं जाता है, पर ना पता नहीं वहाँ का क्या हाल करता। चारों गाड़ी की ओर चले जाते हैं। शर्मा जी गाड़ी ड्राइव करते हैं। देव उनकी बगल वाली सीट पर बैठता है और विक्की और धनंजय जी पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं। देव आंखें बंद करके सीट में सिर लगा लेता है। देव मन में सोचता है, कितनी खामोशियां हैं, काश इन खामोशियों में कोई आवाज बनकर आ जाता। देव शर्मा अंकल से पूछता है, देव शर्मा अंकल ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? पापा भी नहीं थे तो कोई परेशानी तो नहीं हुई? शर्मा जी नहीं बेटा, सब ठीक चल रहा है, कोई परेशानी नहीं हुई। देव और वो सहगल वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ, कुछ बात आगे बढ़ी? तभी बीच में विक्की बोल पड़ता है, क्या भाई आप फिर ऑफिस की बातें लेकर बैठ गए? ये सब बातें कर करके आप लोग बोर नहीं होते? और दादाजी को देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहे हैं, जैसे वहाँ सम्मानित करने की जगह ना सोने की सजा देने के लिए बुलाया हो। देव चुप कर, अगर अभी दादाजी ने सुन लिया ना तो तू जानता है तेरा क्या हाल होगा। फिर मत कहना भाई बचा लो, और यहाँ तुझे बचाने के लिए अभी माँ भी नहीं है। विक्की हा हा हा, इतने घटिया जोक कहाँ से लाते हो? क्यों आप ही बताओ शर्मा अंकल, मैंने कुछ गलत कहा क्या? और शर्मा जी उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। मल्होत्रा मेंशन। शर्मा जी तीनों को घर छोड़कर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। विक्की माँ माँ कहाँ हो? देखो हम आ गए।
सरिता बाहर आ जाती है और धनंजय जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हुए कहती हैं, सरिता जी, पिताजी कैसे हैं आप, और सफ़र कैसा रहा आपका, कोई परेशानी तो नहीं हुई, और देव कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तभी बीच में विक्की बोल पड़ता है, माँ शांत, इतने सारे सवालों का जवाब कोई एक साथ कैसे दे सकता है, और हम सिर्फ दिल्ली से ही गए हैं, मंगल ग्रह से नहीं जो आप इतने सारे सवाल पूछ रही हो। चुप कर, जितना दिमाग बोलने में लगाता है उतना दिमाग अगर पढ़ने में लगाता तो आज कॉलेज का टॉपर होता, सरिता जी कहती हैं। विक्की, क्या माँ, आप लोगों की हर बात मेरी पढ़ाई पर ही आकर क्यों खत्म होती है, और पैर पटकता हुआ अपने रूम में चला जाता है। धनंजय जी, इसे छोड़ो बहू, ये तो है ही नौटंकी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम तब तक खाना लगवा दो, बहुत जोर से भूख लग रही है। और देव, उसको ऑफिस से फोन आ गया था तो वो शर्मा के साथ ऑफिस निकल गया। सरिता जी थोड़ा उदास होकर कहती है, थोड़ा आराम करके तब चला जाता, इतनी भी क्या जल्दी थी, कोई काम भागा थोड़ी जा रहा था। पिताजी, हमारे देव को क्या हो गया है, पहले तो वैसा नहीं था, अब तो उसे काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा पिताजी, ऐसे तो देव अपनी तबीयत खराब कर लेगा, क्या कोई उसे उसके दर्द से बाहर निकाल पाएगा। धनंजय जी, बहू चिंता मत करो, कोई ना कोई तो जरूर होगा जो हमारे देव को पहले जैसा बना देगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान इतना भी कठोर नहीं हो सकता जो हमारे बच्चे के साथ इतना बुरा करे। धनंजय जी बात बदलते हुए कहते हैं, बहू, महेश ने फोन करके बताया कि कब तक आ रहा है। सरिता जी, हाँ पिताजी, उनका फोन आया था, कह रहे थे कि आज शाम तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम खाना लगवाओ। विक्की ने भी बहुत देर से कुछ नहीं खाया है, उसको भी खिला देना, और तुम परेशान मत हो, देव भी जल्द ही आ जाएगा। धनंजय जी ने अपनी बहू से कह तो दिया था कि सब ठीक हो जाएगा, पर कैसे ये वो भी नहीं जानते थे, क्योंकि वो भी देव को इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकते थे। देव हमेशा से सिविल सर्विसेज में जाना चाहता था, पर अपने पापा की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। तब से उसने अपने आप को पूरी तरह काम में झोंक दिया था, अब उसे काम के अलावा कुछ नहीं दिखता था। काव्या का ऑफिस। काव्या अपनी मीटिंग खत्म करके जैसे ही अपने केबिन से बाहर निकलती है तो सामने से उसे राधिका आते हुए दिखती है। राधिका गुस्से से कहती है, हो गई आपकी मीटिंग खत्म, थोड़ा टाइम और लगा लेती, अभी तो बहुत टाइम है, 3 घंटे से 50 चक्कर लगा चुकी हूँ, पर मैडम को तो काम के आगे कुछ दिखता ही कहाँ है। लंच टाइम होकर खत्म हो गया, पर मैडम की तो मीटिंग ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। काव्या अपने दोनों कान पकड़कर मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, अच्छा सॉरी ना यार, चल तेरा मूड ठीक करते हैं, कैंटीन से कॉफी पी कर आते हैं। राधिका इतराते हुए कहती है, मुझे बहुत काम है, जिसको कॉफी पीनी है वो खुद चला जाए। काव्या मायूस होकर कहती है, ठीक है, मैं भी नहीं जाती, वैसे मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो सोचा कोई मेरे साथ कॉफी पीने चलता तो मैं भी पी लेती, तो थोड़ा सिर का दर्द कम हो जाता, पर अब तो लगता है ऐसे ही काम करना पड़ेगा। राधिका सलोनी को नौटंकी कहती है, तू तो उससे भी ज्यादा बड़ी वाली नौटंकी है, चल चलती हूँ, क्या याद रखेगी किस दिलदार से पाला पड़ा है, और अगर ऐसे ही इतनी देर तक काम करती रही तो सिर के साथ साथ आंखें भी फोड़ लेगी। फिर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी और दोनों कैंटीन की तरफ चली जाती हैं। मल्होत्रा मेंशन। देव अपने ऑफिस का काम खत्म करके घर पहुंचता है तो सरिता जी उसका बाहर ही इंतजार कर रही होती है। देव अपनी माँ के पैर छूकर कहता है, माँ आप इस वक्त बाहर क्यों बैठे हो? सरिता जी, तेरा ही इंतजार कर रही हूँ, थोड़ा आराम करके तब चला जाता, इतना भी क्या जरूरी काम था कि बिना घर आए सीधा ऑफिस चला गया। जा, मैं तुझसे बात ही नहीं करती, तुझे कौन सी मेरी परवाह है, तुझे तो बस अपना ही काम दिखता है। देव अपनी माँ के कंधे पर सिर रखकर कहता है, सॉरी माँ, वो बहुत जरूरी काम था और पापा भी नहीं थे, तो इसीलिए मुझे ही जाना पड़ा। सॉरी, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, पक्का प्रॉमिस। सरिता जी, रहने दे, झूठे वादे मत किया कर जो तू पूरे नहीं कर सकता है। चल छोड़, जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। देव, ओके माँ। सरिता जी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती हैं। तब तक देव भी फ्रेश होकर आ जाता है।
देव, माँ पापा आ गए क्या? और दादू और विक्की ने खाना खा लिया? सरिता जी, हाँ वो दोनों तो खाकर कब के सो गए और तुम्हारे पापा शाम तक ही पहुंच जाएंगे। देव, ओह अच्छा। माँ आपको पता है जब दादू को अवार्ड मिला तो वो कितना खुश थे और वो इस अवार्ड को डिजर्व भी करते हैं। सरिता जी, हाँ जब वो घर आए तो भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। सरिता जी फिर कुछ सोचकर कहती है, बेटा तुझे सबकी खुशी दिखती है पर तेरी खुशी का क्या? तुझे पता है तुझे ऐसा देखकर हमको कितनी तकलीफ होती है। तभी बीच में ही देव बोल पड़ता है, माँ मैं खुश हूँ और आप सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। माँ मैं बहुत थक गया हूँ, शाम को बात करते हैं। और वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है। सरिता जी अपने मन में सोचती है, सही कहा तूने, हमारी खुशी के खातिर ही तो तूने अपनी खुशियों से मुंह मोड़ लिया है। पर एक दिन ऐसी कोई जरूर मेरे देव की जिंदगी में आएगी जो मेरे देव की जिंदगी को फिर से खुशियों से भर देगी। फिर सरिता जी की आंखें नम हो जाती हैं। काव्या का ऑफिस। राधिका काव्या के कैबिन में आती है। राधिका, यार तेरी एक हेल्प चाहिए। काव्या, हाँ बोल ना राधिका। यार कल मेरी बुआ की बेटी की एंगेजमेंट है और मम्मा ने मुझे अभी बताया है और मेरे पास पहनने के लिए कोई ड्रेस ही नहीं है और तुझे तो मेरे टेस्ट पता है कितना बुरा है, तो क्या तू ऑफिस के बाद मेरे साथ मार्केट चल सकती है? काव्या, पर यार हमको लेट हो जाएगा और सलोनी भी घर पर अकेली है। राधिका, प्लीज यार मेरी लास्ट होप तू ही है, हम जल्दी से अपना काम खत्म करके निकल जाएंगे। काव्या कुछ सोचकर कहती है, चल ठीक है पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। राधिका, ओके ओके, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाएंगे पक्का। राधिका काव्या को गले लगा लेती है। काव्या, चल ठीक है पर अभी तो मुझे काम करने दे। राधिका ओके कहकर अपने कैबिन में चली जाती है। काव्या टाइम देखती है तो 4 बज रहे थे। काव्या सलोनी को फोन लगाती है। सलोनी, हाँ दी बोलो। काव्या, सलोनी मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। सलोनी, क्यों दी, आज ज्यादा काम है क्या ऑफिस में? काव्या, नहीं ऑफिस का काम नहीं है, राधिका को कुछ शॉपिंग करनी है तो मुझे उसके साथ जाना पड़ रहा है, तो जब तक मैं ना आऊं तब तक कोई भी आए दरवाजा मत खोलना और अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। सलोनी, दी मैं अब बच्ची नहीं हूँ और मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, आप टेंशन फ्री होकर राधिका दी की शॉपिंग करवाओ। काव्या, हाँ तू तो अम्मा हो गई है मेरी, और कुछ लाना है तेरे लिए तो अभी बता दे वरना फिर मत कहना दी आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए। सलोनी, दी आइसक्रीम। काव्या, हाँ मुझे पता था तू यही कहेगी, ओके मैं ले आऊंगी, चल बाय, अब मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ फिर हमें निकलना भी है और अपना ध्यान रखना। सलोनी, ओके दी बाय, लव यू। मल्होत्रा मेंशन। देव अभी तक सो रहा था कि तभी विक्की उसके रूम में कॉफी का कप लेकर आता है। विक्की, भाई उठो ना, शाम हो गई, कितना सोओगे, आज तो आपने दादू का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, देखो मैं आपके लिए अपने हाथ से बनी कॉफी लाया हूँ, उठो ना भाई। देव उठकर देखता है कि विक्की सही में उसके लिए कॉफी लेकर खड़ा है। देव उसके हाथ से कॉफी का कप लेकर कहता है, क्या चाहिए विक्की? क्या भाई, मैं क्या अब आपके लिए कॉफी भी नहीं ला सकता? मुझे तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। विक्की झूठ मूठ रोने का नाटक करते हुए कहता है। देव मुस्कुराते हुए कहता है, तुझे समझता हूँ तभी तो कह रहा हूँ, साफ बोल क्या बात है? विक्की कुछ नहीं कहता। देव, ठीक है, अगर तुझे कोई काम नहीं है तो फिर मैं थोड़ी देर और सो जाता हूँ, मुझे तो अभी भी नींद आ रही है, वह उबासी लेते हुए कहता है। विक्की हड़बड़ाकर कहता है, नहीं नहीं भाई, आप दोबारा सोना मत, मुझे कुछ काम है आपसे। देव, आ गया ना लाइन पर अब, तो इतनी नौटंकी क्यों कर रहा था अभी तक? बोल क्या काम है? विक्की, भाई आज मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है तो मुझे वहाँ जाना है। देव, हाँ तो जा, यहाँ क्या मेरी परमिशन लेने आया है? आज सूरज पूरब से ही निकला था ना, पहले कॉफी अब परमिशन, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? विक्की, क्या भाई आप भी मेरी टांग खिंचाई कर रहे हो, मैं तो आपको अपने साथ चलने के लिए बोलने आया हूँ। देव, पागल हो गया है क्या, तेरे दोस्त की पार्टी है, मैं क्यों जाऊँगा, तू जा। विक्की, भाई पापा नहीं भेजेंगे। देव, पापा आ गए? विक्की, हाँ, और अपनी हिटलरगिरी भी शुरू कर दी। देव, विक्की आज तो कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा है, मैं पापा से मिलकर आता हूँ।
विक्की, भाई भाई रुको ना, प्लीज़ चलो ना, मेरे साथ चलो ना, आप चलोगे तो पापा परमिशन दे देंगे, प्लीज़ भाई प्लीज़। देव, नहीं बिल्कुल नहीं, और मुझे ये पार्टी वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं पापा से मिलकर आता हूँ। विक्की मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, मुझे तो कोई इस घर में प्यार ही नहीं करता। मैं तो सोचता था कि मेरा भाई मुझे प्यार करता है, पर वो भी मुझे प्यार नहीं करता। देव, ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं चलने को तैयार हूँ। विक्की खुश होते हुए, सच्ची आप सच बोल रहे हो ना? देव, पर मेरी तो कंडीशंस हैं, पहली कि मैं पार्टी के अंदर नहीं आऊँगा और ना तो मुझे फोर्स करेगा, दूसरी हम पापा को बता कर जाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, झूठ बोलकर तो बिल्कुल भी नहीं। विक्की, ओके भाई, मुझे आपकी दोनों कंडीशंस मंजूर हैं। विक्की जानता था कि पापा देव के साथ उसे कहीं भी भेज सकते हैं। देव, ठीक है, फिर मैं पापा से मिलकर आता हूँ, तब तक तू तैयार हो जा, लेकिन अगर पापा ने मना कर दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। विक्की, ओके भाई और थैंक यू भाई, और वो देव के गले लग जाता है। देव अपने पापा से मिलने उनके रूम में जाता है। वो जाकर सबसे पहले अपने पापा के पैर छूता है। महेश, खुश रहो बेटा, कहकर देव को अपने गले लगा लेते हैं। देव, कैसा रहा पापा आपका ट्रिप? महेश, बहुत अच्छा रहा बेटा, अब अपनी एक ब्रांच वहाँ भी होगी। देव, दैट्स ए ग्रेट न्यूज़ पापा। महेश, हाँ बेटा, सब तुम्हारी ही मेहनत का फल है, अगर तुम इस प्रोजेक्ट पर मेहनत नहीं करते तो हमें ये अचीवमेंट नहीं मिल पाती। देव, सब आप लोगों के आशीर्वाद का ही नतीजा है पापा। महेश, नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी भी बहुत मेहनत थी, आशीर्वाद भी तभी काम आता है जब मेहनत की गई हो। अच्छा ये बताओ, अवार्ड फंक्शन कैसा रहा? देव, बहुत अच्छा पापा, दादू तो इतने खुश थे कि मैं बता नहीं सकता। महेश, अरे हाँ बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया, कल कुछ रिपोर्टर आ रही हैं तुम्हारे दादू का इंटरव्यू लेने, तो तुम देख लेना, सब अच्छे से हो जाए। देव, जी पापा, मैं देख लूँगा। पापा, मैं आपको एक बात और बताने आया था। महेश, हाँ बोलो ना बेटा। देव, पापा, आज विक्की के दोस्त की बर्थडे पार्टी है, तो हम दोनों वहाँ जा रहे हैं। महेश, जा रहे हो या जबरदस्ती ले जाए जा रहे हो? मैं जानता हूँ विक्की को जब मैंने मना कर दिया तो वो तुम्हारे पास पहुँच गया। देव, कोई बात नहीं पापा, अभी छोटा है वो, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। महेश, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। देव अपने रूम में चला जाता है जहाँ विक्की पहले से ही तैयार होकर बैठा होता है। देव, क्या बात है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस, अगर पापा मना कर देते तो? विक्की, मुझे पता था भाई, पापा आपको कभी मना कर ही नहीं सकते, और इसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं स्मार्टनेस कहते हैं। देव, और इसे स्मार्टनेस नहीं बेवकूफ़ी कहते हैं। चल अब मुझे तैयार होने दे, मैं 5 मिनट में तैयार होकर तुझे बाहर ही मिलता हूँ। विक्की, ओके भाई। फिर दोनों तैयार होकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं। वहीं काव्या और सलोनी दोनों ऑफिस से निकलकर मार्केट पहुँच जाती हैं। दोनों मॉल में क्लॉथ डिपार्टमेंट की ओर चली जाती हैं। राधिका, यार मुझे तो कुछ यहाँ समझ ही नहीं आ रहा है, मम्मी को भी लास्ट मोमेंट में बताना था, थोड़ा पहले बता दी तो मैं अच्छे से सब कुछ खरीद पाती। काव्या, अब तेरे बड़बड़ाने से अगर सब ठीक हो जाता तो बात ही क्या थी, चल उस साइड देखते हैं, वहाँ शायद कलेक्शन अच्छा हो। दोनों ड्रेसेस देखने लगती हैं। काव्या, राधिका देख, ये ब्लैक वाली ड्रेस अच्छी लग रही है, एक बार ट्राई करके देख। राधिका, पक्का अच्छी लग रही है ना, मेरे ऊपर अच्छी लगेगी ना ये ड्रेस? काव्या, पहले ट्राई करके तो देख। राधिका ट्रायल रूम में चली जाती है। काव्या और ड्रेसेस देखने लगती है। राधिका चेंज करके काव्या को ड्रेस दिखाते हुए कहती है, काव्या देख कैसी लग रही है? काव्या, वाह यार, तू इस ड्रेस में बहुत प्रिटी लग रही है। राधिका, सच्ची? तो इसे ही फाइनल कर दूं? काव्या, हाँ बिल्कुल, तू बहुत अच्छी लग रही है। राधिका, ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर इसका पेमेंट कराकर घर चलते हैं, तुझे वैसे ही बहुत देर हो गई है। काव्या, ओके, तू चेंज कर ले, मैं तुझे कैश काउंटर के पास ही मिलूंगी। राधिका, ओके, पेमेंट करके दोनों घर के लिए निकल जाती हैं। काव्या, राधिका रुक, मैं सलोनी के लिए आइसक्रीम ले लेती हूँ, फिर चलते हैं। राधिका, ठीक है, मैं भी मम्मी के लिए ले लेती हूँ। दोनों आइसक्रीम लेकर और एक दूसरे को बाय बोलकर अपनी अपनी स्कूटी से अपने घर की तरफ निकल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्की और देव भी बाहर पार्टी वेन्यू पहुंच जाते हैं। देव, विक्की तू जा पार्टी में, मैं यहीं बाहर रेस्टोरेंट में बैठा हूँ।
और जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाना। विक्की, पर भाई आप अंदर बैठकर भी तो वेट कर सकते हैं ना। देव, तुझे जितना कहा है उतना कर, वरना मैं वापस चला जाऊंगा और फिर पापा को एक्सक्यूजेस देते रहना। विक्की घबरा कर कहता है, ओके ओके भाई, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। आपको जहां बैठकर वेट करना है आप करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा और जल्दी भी आ जाऊंगा। देव, गुड, चल जा जल्दी और अपनी पार्टी एंजॉय करना। काव्या सोचती है, क्यों ना आज खाना बाहर से ही ले जाऊं, थक भी बहुत गई हूँ और घर जाकर खाना बनाने का टाइम भी नहीं बचा है। और अपना फेवरेट खाना देखकर सलोनी भी खुश हो जाएगी। उसे सामने एक रेस्टोरेंट दिखता है तो वो अपनी स्कूटी साइड में लगाकर रेस्टोरेंट में चली जाती है और खाना पैक करवाकर जैसे ही बाहर आती है उसका फोन बजने लगता है। वो देखती है कि फोन सलोनी का है, पर हाथ में खाने के बैग होने की वजह से फोन उठाने में उसे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो फोन उठा लेती है। सलोनी, दी कहाँ हो आप और कितना टाइम लगेगा आपको? काव्या, थोड़ी। इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी उसकी किसी से टक्कर लगती है और उन दोनों का ही फोन गिर जाता है। काव्या, शिट यार, इसको भी अभी ही गिरना था। अब मैं सलोनी को कैसे बताऊंगी कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। वो अपने में ही बड़बड़ाई जा रही थी। उसे ये ध्यान ही नहीं था कि कोई उसके सामने खड़ा है। वो देव ही था जिससे वो टकराई थी। देव उसे बड़े प्यार से देख रहा था। उसके हिलते होठ, उसकी बार बार झपकती पलकें, उसकी वो गहरी झील सी आंखें, मानो वो उनमें डूब ही गया था। काव्या उसका फोन उठाकर देती है और देव से कहती है, सॉरी सर, वो मेरा ध्यान कहीं और था, मैं आपको देख नहीं पाई। आपका फोन भी थोड़ा डैमेज हो गया है, इसका जो भी चार्ज होगा मैं पे कर दूंगी। पर देव तो जैसे उसकी आंखों में ही खो गया था। काव्या देव के सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, हेलो सर, कहाँ खो गए आप? देव सक पकाते हुए कहता है, नहीं कहीं नहीं, आप कुछ कह रही थी। काव्या देव का फोन देते हुए उसको कहती है, सॉरी सर, वो मेरा ध्यान कहीं और था जिस कारण मैं आपसे टकरा गई और ये आपका फोन थोड़ा डैमेज हो गया है, पर सर इसका जो भी चार्ज होगा मैं आपको पे कर दूंगी। देव, नो इट्स ओके, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मेरा भी ध्यान कहीं और था और मैं भी आपको देख नहीं पाया। काव्या अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकालकर देव को देते हुए कहती हैं, सर प्लीज़ ये आप रख लीजिए, वरना मैं इसी गिल्ट में रहूंगी कि मैंने आपका नुकसान कर दिया। अगर मुझे देर ना हो रही होती तो मैं आपका फ़ोन रिपेयर करा के आपको दे देती। देव वो पैसे ले लेता है और काव्या से कहता है, मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि अभी भी लोगों में इंसानियत बची है, वरना तो लोग अपनी गलती मानने से भी इनकार कर देते हैं। काव्या देव की इस बात पर सिर्फ मुस्कुरा देती है और उसे दोबारा सॉरी बोलकर चली जाती है और एक वही प्यारी सी मुस्कान देव के चेहरे पर छोड़ जाती है। तब तक विक्की भी पार्टी से बाहर आकर देव को ढूंढते हुए बाहर आ जाता है और देव को अकेले मुस्कुराते हुए देखकर कहता है, विक्की भाई क्या बात है, अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो, हमें भी बता दो, हम भी मुस्कुरा लेंगे। देव, ऐसा कुछ नहीं है, तेरी पार्टी खत्म हो गई हो तो घर चलें, मैं कब से यहाँ बोर हो रहा हूँ। विक्की उसे छेड़ते हुए कहता है, पर आपको देखकर लगता तो नहीं कि आप बोर हो रहे थे, मुझे तो कुछ और ही बात लग रही है। देव, हाँ बात ये है कि मैं अब घर जाकर पापा को कहने वाला हूँ कि तेरा आजकल पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता और तेरा घूमना फिरना भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, और उसके बाद तो तू जानता है कि तेरे साथ क्या होगा। विक्की, नहीं सॉरी भाई, पापा से ऐसा कुछ मत कहना प्लीज़ भाई, सॉरी, अब से मैं कुछ फालतू नहीं बोलूँगा, गॉड प्रॉमिस। देव उसके गाल थपथपाते हुए कहता है, गुड बॉय, चल अब घर नहीं चलना क्या? और दोनों गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। आगे की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 4 में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।